आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज़ेलेंस्की और पुतिन की जंग के बीच बड़ा सरप्राइज शी जिनपिंग दे सकते हैं। जिनपिंग ने अपनी नेवी को एक ऐसे बड़े मिशन पर लगा दिया है जिसका सबसे बड़ा खमियाजा अमेरिका और उसके दोस्तों को उठाना पड़ सकता है। 10 दिन पहले लीक हुआ जिनपिंग का एक प्लान अब अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस में एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन दुनिया को चौंकाने वाला कौन सा बहुत ही खतरनाक कदम उठाने जा रहा है और भारत को भी क्यों चौकन्ना रहने की जरूरत है। चीन समंदर में क्या सीक्रेट कर रहा है? क्या ये शी जिनपिंग की नई साजिश है? चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर किस नए हथियार से लैस किया जा रहा है? चीन की ऐसी मुस्तैदी, चीन का ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिनपिंग के इरादों को लेकर नया डर पैदा करने लगा है, क्योंकि जैसे ही शी जिनपिंग का ऑर्डर आया, चीन ने अपने नए कैरियर पर एक नया वेपन सिस्टम टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये चीन का शॉन्डोंग एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका बहुत ही सीक्रेट वीडियो लीक हो चुका है। इस तस्वीर में देखिए, शॉन्डोंग कैरियर पर ड्रोन देखे जा सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में चीन के 7 ड्रोन हैं जो कैरियर पर खड़े हुए हैं। तस्वीर बहुत ज्यादा साफ तो नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड विंग ड्रोन हैं जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इस तस्वीर ने शी जिनपिंग का सीक्रेट एक्सपोज कर दिया है। ये 31 मई को ली गई तस्वीर है। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद से चीन ने समंदर में अपनी बढ़ती ताकत को फिर से छुपाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब सवाल है कि शी जिनपिंग अपनी नेवी को किस नए हथियार को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सवाल है कि जिनपिंग का नया हथियार क्या वाकई इतना खास है कि यह समंदर में चीन की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। तो इसे समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं साउथ चाइना सी में, जहां चीन के तैरते हुए एयरबेस पर बहुत सी खुफिया गतिविधियों ने दुनिया का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है। वीडियो बहुत से आए हैं। इन तस्वीरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस पर चीन के सरकारी मीडिया ने क्या कहा, वो देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन का नया कैरियर जल्द ही बहुत आधुनिक तकनीक से लैस हो रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि शॉन्डोंग पर ड्रोन डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और यूरोप का मीडिया तो यहां तक बता रहा है कि चीन प्रशांत महासागर में ड्रोन स्वॉर्म यानी ड्रोन के झुंड बनाकर अटैक की तैयारी कर रहा है। चीन का असली प्लान है क्या और समंदर में उसकी ड्रोन की ताकत क्या है, ये जानने से पहले चलते हैं एक बार फिर शॉन्डोंग कैरियर पर, जो चीन की उभरती हुई ब्लू वाटर नेवी का आधार बनने जा रहा है। देखिए इस कैरियर से कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं। पहला टेक ऑफ, दूसरा टेक ऑफ, तीसरा टेक ऑफ, चौथा टेक ऑफ, और पांचवा टेक ऑफ। ये चीन के J-16 नेवल फाइटर हैं और इसकी वजह से चीन की बढ़ती समुद्री ताकत की ये तस्वीरें बहुत से देशों के लिए डरने की वजह बन गई हैं। ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे छोटे देश
चीन से घबराने लगे हैं। तो अमेरिका और जापान जैसे मजबूत देश शी जिनपिंग की नीयत को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र में है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ महीनों में अपनी समंदर वाली ताकत का फुल पैकेज दिखाना शुरू कर दिया। ड्रोन पावर में चीन की तेजी और इसकी फुर्ती वाकई हैरान करने वाली है। चीन इस वक्त कई तरह के ड्रोन पर काम कर रहा है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़े शौक जैसा है, क्योंकि उसने इस टेक्नोलॉजी में अब अमेरिका और इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के ड्रोन देखकर पूरी दुनिया बार बार चौंक रही है। चीन अब सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, वो अपने बड़े डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे विध्वंसक जहाजों को भी लाइटवेट ड्रोन से लैस करने की तैयारी कर रहा है। ये ऐसे ड्रोन होंगे जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, यानी उन्हें उड़ने और लैंडिंग के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होती। चीन अब ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहा है जो समंदर के ऊपर रीफ्यूलिंग में भी मदद करेंगे और टोही विमान की तरह भी काम करेंगे। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर होगी और ये बड़े दायरे में उसकी नौसेना को मदद करेंगे। ये शी जिनपिंग के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो दक्षिण चीन सागर के साथ साथ जापान के करीब पूर्वी चीन सागर पर अपना असर दिखाना चाहता है और वहां समुद्री सीमा का उल्लंघन करके जापान और बाकी देशों पर दबाव डालने वाले डिजाइन पर काम कर रहा है। 中方绝不允许任何国家打着航行自由的旗号，侵犯中国主权和安全，危害南海和平稳定。中国再次敦促澳大利亚方面切实尊重中国的国家安全利益和重大关切，谨言慎行，以免引发误判，造成严重后果。 लेकिन क्या ये चीन के लिए आसान है? अमेरिका से उसे कैसी टक्कर मिल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ड्रोन ऑपरेट करने के मामले में अमेरिका चीन से बहुत आगे है। अमेरिका ने 2013 में ही ये कारनामा करके दिखा दिया था। अभी अमेरिका के MQ-25 रिफ्यूलिंग ड्रोन और X-47B कॉम्बैट ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेस्ट किए जा चुके हैं और ये चीन के मुकाबले में हैवी ड्रोन हैं, जबकि चीन अभी भी हल्के ड्रोन को ही ऑपरेट कर रहा है। चीन के शानडोंग कैरियर पर जो ड्रोन दिखाई दिए हैं उनमें से CW-20 की सबसे ज्यादा चर्चा है। CW-20 6 फीट लंबा ड्रोन है और 10.5 फीट के विंग्स के साथ ये 25 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी 6 घंटे की उड़ान इसे करीब 35 किलोमीटर का दायरा कवर करने में मदद करती है। इसमें लगे कैमरे और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से ये अपने कंट्रोल रूम तक लगातार फीडबैक पहुंचाता रहता है। अब देखिए दूसरा ड्रोन जिसका नाम है CSC-005। इसमें भी CW-20 वाली खूबियां हैं, लेकिन इंफ्रारेड कैमरे के साथ लेजर रेंज फाइंडर भी है और ये 50 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के साथ चीन अब हैवी ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है, क्योंकि चीन पीछे नहीं रहना चाहेगा। वो बहुत जल्द ही बड़े ड्रोन को भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाना चाहेगा। इसकी तैयारी खुद शी जिनपिंग मॉनिटर कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चीन इस वक्त प्रशांत महासागर में एक छत्र ताकत बना रहना चाहता है। यही वजह है कि चीन की फौज समंदर के ऊपर भी अपनी ताकत दिखा रही है। चीन की फौज समंदर की सतह पर भी अपना दम दिखा रही है और चीन की नौसेना समंदर के नीचे यानी पनडुब्बी वाली पावर भी जोरदार तरीके से दिखा रही है।
प्रशांत महासागर में अपनी ताकत दिखाने के पीछे चीन की 3 बड़ी वजहें हैं। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। इसकी ख्वाहिश वो बार बार जाहिर कर चुका है। चीन जापान को डराना चाहता है और इसके लिए उसके बॉम्बर लगातार जापान के करीब तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं। चीन अमेरिका को बताना चाहता है कि वो उसके इलाके में दखल ना दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। 美方大力推动印太战略，同地区有关国家强化军事同盟，推高地区军事对抗风险。个别地区国家的政客还极力鼓噪同美国实现核共享。 चीन को उसकी हैसियत दिखाने के लिए अमेरिका भी तैयार रहता है। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है। अमेरिका चाहता है कि चीन ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले और जापान से भी दूर रहे, साथ ही दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताना छोड़ दे। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जब भी किसी इलाके में होते हैं तो सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई विमान क्या कोई मिसाइल तक नहीं भेज सकती। अमेरिका का 7वां बेड़ा प्रशांत सागर में हमेशा तैनात रहता है और कुछ घंटे के नोटिस पर वो अपने नेवल एयर ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हजारों किलोमीटर दूर से उसके फाइटर जेट हमेशा चाइनीज बेस पर अटैक के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर वाली ताकत का चीन के पास आमने सामने की लड़ाई में तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की इस ताकत को रोकने के लिए चीन ने भी A2AD वाली स्ट्रेटेजी तैयार की है, यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। ये एक बड़े दायरे में दुश्मन को रोकने वाली रणनीति है। इसे खास अमेरिका के जंगी बेड़ों और उसके विमानों को चीन के आसपास भटकने से रोकने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका की बड़ी फायर पावर को काउंटर करने के लिए चीन अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी तैयारी कर रहा है। चीन के पास अमेरिका जितने तकनीकी रूप से खास नहीं लेकिन बड़े जहाज हैं जो बाइडन की नेवी को टक्कर दे सकते हैं। चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग और शॉन्डोंग के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। वो अमेरिका की नौसेना को भी दूर रहने की सलाह दे रहा है। 维护朝鲜半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程，符合各方的共同利益。在当前形势下，我们希望有关各方保持冷静、克制，避免采取任何可能加剧紧张局势的。 लेकिन चीन के कॉन्फिडेंस में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी झलकने लगा है। चीन को लग रहा है कि वो फूल प्रूफ है और अमेरिका को लेकर उसकी नौसेना की तैयारी पूरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की नेवल पावर के आगे उसका ये भ्रम टूट भी सकता है। चीन चाहे अपने आंगन में 2-4 युद्धाभ्यास कर ले, वो चाहे अपने ड्रोन दुनिया को दिखा दे और चाहे वो 3-4 बड़े जंगी जहाज और पनडुब्बियों से गहरे समुद्र में परेड निकाल ले, लेकिन अमेरिका वाली रेंज और उसकी फायर पावर का चीन क्या इस वक्त कई देशों की नौसेनाएं मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि यूक्रेन युद्ध में पुतिन की फायर पावर देखकर बाइडन भी समझ चुके हैं कि जो गलती उन्होंने यूक्रेन को अकेला छोड़कर की है वो उसे ताइवान और जापान के साथ तो हरगिज नहीं दोहरा सकते। यही वजह है कि बाइडन भी चीन के अलावा उत्तर कोरिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन बड़ा खतरा यूक्रेन में नजर आने लगा है क्योंकि जेलेंस्की के हेड हंटर्स पुतिन को बड़ा झटका दे रहे हैं, क्योंकि अब पुतिन अपने कमांडर लगातार खोते जा रहे हैं। यूक्रेन ने भी ऐसा बड़ा दावा किया है कि रूस के फौजियों ने युद्ध छोड़ने का नया तरीका निकाल लिया है। ये बात अगर पुतिन को पता चलेगी
तो उनको भी बहुत हैरानी हो सकती है। मुझसे शादी करोगी? क्यों नहीं? शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दो। अभी तो जंग जारी है। रजिस्ट्रेशन कराया तो मैं लौट सकूंगा। लेकिन कैसे? शादी के लिए छुट्टी मिलेगी। यहाँ हालात बहुत खराब है। मैं देखती हूँ। सब यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ। तो गोले और फायर की आवाजों के बीच यूक्रेन के जंगी मैदान से एक रूसी सैनिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शादी की ये रिक्वेस्ट असली नहीं, फेक है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लड़ाई से उकताए रूसी सैनिक शादी के नाम पर वतन वापसी के लिए बेचैन हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस युद्ध में वो जान पर खेल रहे हैं वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही की कगार पर पहुंचाने वाला है। तो क्या रूसी सैनिकों का मनोबल इतना गिर गया है कि रूसी सैनिक युद्ध छोड़कर वापस लौटना चाहते हैं? उन्हें पुतिन के आदेश की कोई परवाह नहीं? क्या युद्ध में रूसी सैनिकों के लिए हालात इतने बुरे हो गए हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब यूक्रेन का यह दावा सामने आता है कि रूस के 500 से ज्यादा सैनिकों ने हालात से डरकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। सबूत के तौर पर यूक्रेन की मीडिया में रूसी सेना के व्हाट्सएप चैट की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों में रूसी भाषा में दो सैनिकों के बीच बातचीत का ब्यौरा है, जिसमें लिखा है पहले से ही 500 सैनिकों का आवेदन आ चुका है। 7 और लोगों ने भी मना कर दिया है। मैनेजमेंट को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। पैराट्रूपर्स के कमांडर जो अभी युद्ध के मैदान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द ले जाने के लिए कह रहे हैं। वो या तो मौत के मुंह में जा रहे हैं या फिर युद्ध के मैदान से सलाखों के पीछे। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन रूसी सैनिकों के ऐसे ही व्हाट्सएप चैट और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जारी कर रहा है। Сенс для них. Все одно більшість окупаційного континенту вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми свободні люди. Ми не ваші раби. ये संभव है कि यूक्रेन का रूस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो, रूसी सैनिकों के बीच ये अफवाह फैलाने की कोशिश हो। लेकिन अगर ये सच है तो महान रूसी सेना के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि यूक्रेन अब भी अविजित है। डॉनबास पर गिरने वाले गोले की तादाद भले ही रूसी सैनिकों ने बढ़ा दी हो, लेकिन 80% डॉनबास अब भी यूक्रेन के झंडे तले है। दूसरी ओर रूसी सैनिकों का सच है। सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अब तक 52 कर्नल यूक्रेन के मैदान में मारे गए हैं। सबसे ताजा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल वादिम गेरासिमोव का। लेनिनग्राद रीजन बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल वादिम सिर्फ 36 साल के थे। कहा जा रहा है कि पुतिन को इस सबसे कम उम्र के लेफ्टिनेंट कर्नल पर बहुत भरोसा था।
दूसरे रूसी कर्नल जो जंग में मारे गए उनका नाम है रुसलान शीरिन। कर्नल रुसलान शीरिन ब्रिगेड कमांडर। 24 फरवरी से अब तक रूसी सेना ने अपने कई कमांडर, जनरल, लेफ्टिनेंट, कमांडर, कर्नल और मेडल वाले सैनिकों को खो दिया है। आर्टिलरी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर निग्मातुलिन, जनरल मेगोमेर तुसाएव, मेजर जनरल विटाली गेरासिमो, लेफ्टिनेंट जनरल याको रिजांत्सेव, मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलो, मेजर जनरल रोमन कुटुजो, ये बस चंद नाम हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की मुट्ठी भर सेना ने रूस की बलशाली सेना के अब तक 31,000 सैनिकों को मार गिराया है। Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. लेकिन सच क्या है? क्या वाकई ज़ेलेंस्की जितने रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर रहे हैं उतने रूसी सैनिक मारे गए हैं? और क्या यही वजह है कि रूसी सैनिक शादी का बहाना बनाकर मैदान छोड़ना चाहते हैं? रूस का इतिहास लंबी लड़ाइयों का रहा है। रूसी सेना के शौर्य से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन ये एक तल्ख सच्चाई है कि रूसी सेना मैदान छोड़ने में भी उस्ताद रही है। कारण चाहे मौसम रहा हो, युद्ध की लंबाई रही हो, हथियार की कमी रही हो या रसद सप्लाई में अव्यवस्था आई हो। अगर यूक्रेन युद्ध में भी रूस के सैनिक खुद को अब झोंकने की हालत में नहीं हैं और ये सच है तो ये पहली बार नहीं है जब रूसी या सोवियत सैनिकों ने किसी संघर्ष में आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जोसेफ स्टालिन ने आत्मसमर्पण करने की ओर बिल्कुल बर्दाश्त न करने वाली नीति लागू करते हुए सैनिकों के बीच आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। चेचेनिया के साथ रूस के पहले संघर्ष में बड़ी संख्या में सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए थे। रूस जापान युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने जून 1905 में विद्रोह कर दिया था, जो इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। विद्रोह की इस पृष्ठभूमि में ये सच है कि रूस न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के दिल और दिमाग जीतने में नाकाम रहा है, बल्कि वो अपने सैनिकों का मन जीतने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। पुतिन यूक्रेन युद्ध को फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं मानते, रूस इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार देता है। जंग के शुरुआत में रूस ने 2 लाख की संख्या में रूसी सैनिक जंग के मैदान में उतारे। हालांकि चेचन लड़ाकों को भी इसमें उतारा गया और वहीं खबर ये भी आई कि सीरिया के पेशेवर लड़ाके भी रूस के लिए जंग के मैदान में उतरे। बावजूद इसके यूक्रेन बड़ी तादाद में रूसी सैनिकों को मारने का दावा करता रहा है। अप्रैल के शुरुआत से स्वतंत्र रूसी मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें छप रही हैं कि सैकड़ों रूसी सैनिक वापस यूक्रेन की जंग में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। मई में रूसी कोर्ट ने 100 नेशनल गार्ड ऑफिसर्स को यूक्रेन जंग में शामिल होने से इनकार करने के बाद नौकरी से निकालने का ऑर्डर दिया था। ये आलम तब है जब रूस में 18 साल से लेकर 27 साल तक के सभी युवाओं को 1 साल सेना में रहना अनिवार्य है। बावजूद इसके रूसी सैनिक अगर यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते तो सवाल उठना लाजमी है, और तब तो और जब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки ті самі, передусім Сєвєродонецьк,
एनटी अवार्ड में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर अजवाणी बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब उन्होंने जीता। न्यूज 18 को अब तक 13 अवार्ड मिले हैं। बड़ी खबर, न्यूज 18 का एनटी अवार्ड्स में डंका और किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब मिला। तो एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका और देखिए मंच पर किशोर अजवाणी बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब उन्होंने लिया और इस वक्त मंच पर एनटी अवार्ड्स की टीम जो लगातार न्यूज 18 को अवार्ड दे रही है, इस वक्त मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 इंडिया के किशोर अजवाणी मंच पर मौजूद हैं, जिन्हें बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है। न्यूज 18 को अब तक 13 अवार्ड एनटी अवार्ड मिल चुके हैं। टीवी न्यूज प्रेजेंटर का खिताब हिंदी में किशोर अजवाणी को मिला है। और देखिए एक के बाद एक, पहले 100 बात की एक बात को डेली न्यूज बेस्ट शो का खिताब और उसके बाद बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब किशोर अजवाणी को मिला है। और इस वक्त वो लम्हा जो हर न्यूज 18 में काम करने वाले व्यक्ति के लिए गर्व का लम्हा है, वो इस वक्त देख रहे हैं। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका। नेटवर्क 18 को अभी तक 13 खिताब मिले हैं, जिसमें इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले 100 बात की एक बात को बेस्ट डेली न्यूज शो का खिताब मिला, किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब मिला है। और ये उन तमाम दर्शकों का प्यार है जिसे एनटी अवार्ड में इस अवार्ड के जरिए समझा जा सकता है। वो शो जो घर घर तक रात 9 बजते ही दिखाई पड़ता है और उसके बाद ये कनेक्ट एक एंकर का उन तमाम व्यूवर्स से जो टीआरपी में तो दिखता ही है, साथ ही साथ एनटी अवार्ड में किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब मिला है। इसके अलावा 100 बात की एक बात को बेस्ट न्यूज डेली शो का भी अवार्ड मिला है। थोड़ी देर पहले वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब मिला है। एक ऐसा एंकर जो अपने शो के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं और ऐसे में एनटी अवार्ड्स एक बार फिर से साबित करता है कि कैसे न्यूज 18 एक भरोसेमंद नेटवर्क, उस भरोसेमंद नेटवर्क के भरोसेमंद चेहरे को सम्मान मिला है। एनटी अवार्ड के जरिए टीवी न्यूज प्रेजेंटर हिंदी में किशोर अजवाणी को यह खिताब मिला है। आजकल जब कहा जा रहा है कि मसाला बहुत चाहिए, तो सादी रोटी का जो बुलेटिन होता है वो अवार्ड जीत रहा है, इसकी हमें खुशी है। डेली न्यूज बुलेटिन के लिए ये हम लोग, मैं तो एंकर हूँ, जो पीछे काम करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक देवाशीष, मंगेश, राजीव कोचर, मनोज एंड प्रकाशन फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। तो मंच पर जब ये खिताब लेने के बाद किशोर अजवाणी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, टीवी न्यूज प्रेजेंटर हिंदी में बेस्ट अवार्ड का खिताब लेते हुए दिख रहे हैं, जब उनसे बोला गया कि आप 2 शब्द बोलिए, तो देखिए किस तरह से एक लीडर पूरे टीम वर्क को बता रहे हैं। और वाकई में एक ऐसा शो 100 बात की एक बात टीम वर्क के बिना हो ही नहीं सकता है। और वो कनेक्ट इस शो के जरिए जो स्थापित किया गया है किशोर अजवाणी के जरिए, उसको और ज्यादा सम्मान मिला है। तो देखिए एक नए और जोश और खरोश के साथ आने वाले दिनों में आप 100 बात की एक बात को देखेंगे, क्योंकि एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर अजवाणी बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर, उन्हें खिताब मिला है। न्यूज 18 को अब तक 1 दर्जन से ज्यादा 13 अवार्ड मिल चुके हैं और उन्होंने कहा जैसा कि टीम वर्क है और उस टीम वर्क में जो हम इस वक्त चेहरे हैं वो तो हैं ही, साथ ही जो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो प्रोग्राम तक तकनीकी तौर पर आप तक पहुंचाते हैं, जिनकी जानकारी में, जिनकी गाइडलाइन में पूरा शो डिजाइन होता है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया, उस पूरी टीम का धन्यवाद दिया किशोर अजवाणी ने। न्यूज 18 को अब तक 13 अवार्ड मिले हैं और उससे पहले तमाम अवार्डों के बीच में जो 2 अवार्ड जिसका जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, पहला अवार्ड 100 बात की एक बात को बेस्ट न्यूज डेली शो का अवार्ड मिला है। रात 9 बजते ही घड़ी जब इशारा करती है 9 बजे रात का वक्त होता है सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के लिए 100 बात की एक बात का। आजकल जब कहा जा रहा है कि मसाला बहुत चाहिए, तो सादी रोटी का जो बुलेटिन होता है वो अवार्ड जीत रहा है, इसकी हमें खुशी है। डेली न्यूज बुलेटिन के लिए
थैंक करूं, जो पीछे काम करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक देवाशीष, मंगेश, राजीव कोचर, मनोज एंड प्रकाशन फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू. व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी धमकी दी है. पुतिन का कहना है कि रूस को कोई बांध कर नहीं रख सकता. रूस की सरहदों को लेकर पुतिन का इरादा बहुत खतरनाक हो गया. पुतिन की इस धमकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद एक और बड़े युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं. पुतिन के निशाने पर अगला पड़ोसी कौन हो सकता है? पुतिन के फरमान के बाद रूस की मिसाइलें और कहां-कहां तबाही मचा सकती हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए. पुतिन लाएंगे संग्राम का तूफान. पुतिन का गुस्सा बहुत हाई है. पुतिन के हिट लिस्ट तैयार है. पुतिन का इरादा बहुत बड़े युद्ध का है. यूक्रेन के सैकड़ों किलोमीटर दूर अब पुतिन दुनिया के किस हिस्से को नए वॉर जोन में बदलने की तैयारी में है? यूक्रेन के बाद रूस के राष्ट्रपति की नजर अब किस पड़ोसी मुल्क पर टिकी है? पुतिन की बहुत बड़ी खूनी वार्निंग सामने आई है. इस वार्निंग ने बहुत बड़े युद्ध का अलार्म बजा दिया है. ऐसा युद्ध जो यूक्रेन से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन का वॉर वाला अल्टीमेटम बहुत ही खतरनाक है. पुतिन की सबसे ताजा वार्निंग में पुतिन का गुस्सा साफ साफ नजर आया है. Возможно, понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя. सुना आपने? पुतिन का कहना है कि कोई रूस को जकड़ नहीं सकता. रूस की सरहदों को बाड़ लगाकर सीमित करना नामुमकिन है. रूस को कोई रोक नहीं सकता. पुतिन के इस नए अल्टीमेटम को दुनिया सीधे तौर पर फिनलैंड के खिलाफ मान रही है, जो रूस से लगे अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है. फिनलैंड की सरकार ने सीमा कानून में संशोधन कर रूस से लगने वाली 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की तैयारी की है. फिनलैंड से रूस की तानातनी पुरानी है. फिनलैंड का रूस के साथ युद्धों का इतिहास रहा है. यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी मुल्क है. यूक्रेन की तरह फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाई है. यूक्रेन युद्ध की इन विध्वंसक तस्वीरों को देख फिनलैंड की सरकार से लेकर जनता तक खौफ में है. फिनलैंड को लग रहा है कि यूक्रेन की तरह रूस किसी भी वक्त फिनलैंड पर हमला कर सकता है. अपने इसी डर को दूर करने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर बाड़ बनाकर रूस के हमलों से खुद को महफूज करने की कोशिश में है, लेकिन पुतिन को ये मंजूर नहीं. Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонией не называть. Вот, ну, я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна либо группа стран. पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए टारगेट चुन लिए हैं.
राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद कभी भी रूस की मिसाइलें कहां तबाही मचाएंगी ये कोई नहीं जानता। सवाल है आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही है या पुतिन किसी बड़े निशाने को साधने में लगे हैं? यूक्रेन रूस की तनातनी से बाल्टिक देशों की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेनी युद्ध तक ही नहीं रुकेंगे। रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ सकती है। रूसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन यूक्रेन में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन को जायज ठहरा चुके हैं। पुतिन के इस बयान से यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी बंद होने वाला नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले हथियारों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पुतिन का कहना है कि रूस आसानी से इन हथियारों का मुकाबला कर रहा है और पहले ही दर्जनों हथियारों को नष्ट कर चुका है। मतलब साफ है, पुतिन को ना अमेरिका का खौफ है ना ही नेटो का। नेटो के नाम से तो पुतिन इस हद तक खार खाए बैठे हैं कि यूक्रेन की तरह रूस का जो भी पड़ोसी देश नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाता है वो पुतिन का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी है। नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद स्वीडन ने अपने एक बेहद अहम टापू को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली है और गॉटलैंड टापू पर नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। इसी वजह से स्वीडन का जो गॉटलैंड आइलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है, वहां चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो के इस वक्त एक और बड़ी खबर एनटी अवार्ड से ही, जहां न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर आडवाणी बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब उन्हें मिला है। बेस्ट डेली न्यूज शो 100 बात की एक बात को ये खिताब से नवाजा गया है। साथ ही 100 बात की एक बात को 2 अवार्ड मिले हैं। एनटी अवार्ड में 100 बात की एक बात को 2 अवार्ड शो के लिए मिले हैं, बेस्ट प्राइम टाइम शो के लिए और बेस्ट डेली शो के लिए भी खिताब मिला है। साथ ही किशोर आडवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का खिताब मिला है। बेस्ट डेली न्यूज 100 बात की एक बात को खिताब मिला। 100 बात की एक बात को एनटी अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। बेस्ट प्राइम टाइम शो का खिताब भी 100 बात की एक बात को मिला है। कहा जा रहा है हमें न्यूज बनानी नहीं है, हमें न्यूज पहुंचानी है। हमें न्यूज बनना भी नहीं है, हमें खुद को एंकर्स को न्यूज बनना भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब अंधेरे लपक रहे हों और हवा सुराग में है तो देखना है लहू कितना चिराग में।